नक्श और मायरा को अयांश का सपोर्ट करता देख सुनीता गुस्से में दोनों घूरती है और बाकी बोर्ड मेंबर भी खुसर फुसर करने लगते हैं। कोई अयांश को सपोर्ट कर रहा होता है तो कोई उसे निकालने को कह रहा होता है, लेकिन आखिरकार सब अयांश को कंपनी से निकालने का विरोध करने लगते हैं, जिससे सुनीता गुस्से से लाल होते हुए वहां से निकल जाती है। इधर अयांश से फिर एक रिपोर्टर पूछता है, सर हमने सुना है कि आपको डायरेक्टर के पद से हटाया जा रहा है, क्या ये सच है? अयांश इसका जवाब देने ही वाला था कि उसके फोन पर राघव का मैसेज आता है, जिससे वो उस रिपोर्टर से कहता है, जस्ट अ सेकंड। इतना कहकर अयांश वो उस मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, यू विन सर। मैसेज पढ़कर अयांश उसी तरह ठंडे लहजे में वापस उस रिपोर्ट की ओर देखते हुए कहता है, आपने अफवाह सुनी है। इतना कहकर अयांश अपने काले चश्मे को पहन लेता है और अकड़ते हुए उस स्टेज से उतर जाता है। उसके उतरते ही सारी सिक्योरिटी उसे घेर लेती है और उसे सुरक्षित कार तक ले जाने लगती है। इधर नक्श के मीटिंग रूम से निकलते ही सुनीता उसे अपने साथ चलने को कहती है, जिससे नक्श उसके साथ चला जाता है। फिर सुनीता एक तरफ खड़ी होकर कहती है, तुमने अयांश का सपोर्ट किया, क्या तुम भूल गए कि उसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीना है? माँ मैं ज्यादा नहीं रुकने वाला, मुझे अर्जेंट इंदौर जाना है, मेरी मीटिंग है वहाँ, इसलिए आप बस इतना जान लो कि मैं पर्सनल दुश्मनी से प्रोफेशन को खराब नहीं कर सकता। भाई इस कंपनी में रीढ़ की हड्डी की तरह है, पापा की देखभाल में कंपनी की क्या हालत थी ये हम सब जानते हैं। जब से भाई ने टेक ओवर किया है, कंपनी को जमीन से उठाकर आसमान तक ले गए हैं, वो ही इस कंपनी को संभालने के काबिल है। क्या तुम नहीं हो? सुनीता गुस्से में कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ, इसलिए मैंने इंदौर के बिजनेस को चुना और भाई ने अभी भी मुझे इस कंपनी में शेयर होल्डर रखा है, जबकि वो जानते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए एक कदम नहीं चलता। आप दोनों ने तो छोटे पापा को बेदखल ही कर दिया था, शुक्र मनाइए कि अयांश भाई ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। और रही बात प्यार की, तो जिसकी जैसी किस्मत। फिर सुनीता के गले लगकर कहता है, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। इतना कहकर नक्श वहाँ से चला जाता है और सुनीता गुस्से और निराशा में वही खड़ी उसे देखती रह जाती है। इधर अयांश प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे एयरपोर्ट चला जाता है और वहीं पर लंच कर राघव का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में राघव एक बैग लिए हुए आता है और अयांश से कहता है, स्पेन का प्रोजेक्ट 2 महीने चलेगा, आप श्योर है कि आप वहाँ का प्रोजेक्ट खुद हैंडल करना चाहते हैं? आपके प्रेस मीटिंग के बाद कंपनी में काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसे पूरा करने के लिए आपकी जरूरत होगी। ये प्रोजेक्ट मॉम का सपना है, मैं इसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं वीडियो कॉल पर सारी मीटिंग अटेंड करूंगा यहाँ की, और तुम्हारे रहते मुझे नहीं लगता एक भी प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जाएगा। अयांश कहता है, आपका विश्वास कैसे टूटने दे सकता हूँ मैं? राघव मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, कंपनी की एक रिपोर्ट मुझे मेल करते रहना। कहते हुए अयांश अपनी घड़ी में टाइम देखता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी राघव उससे कहता है, मिसेज आदित्य के लिए कोई मैसेज? राघव के इस सवाल पर अयांश घूर कर उसे देखता है, जिससे राघव अपने सिर को नीचे कर लेता है। राघव वर्षों से उसके लिए काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बॉस के अलग अलग मूड से अच्छी तरह से परिचित था। वो जानता था कि अयांश एकांशी को लेकर इन दिनों कुछ परेशान सा है। वो ये भी समझता था कि अयांश और एकांशी के बीच कुछ ठीक नहीं है, जिसे वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। जिससे वो अपने सिर को उठाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हैव अ सेफ राइड। राघव को 2 सेकंड घूरने के बाद अयांश वहाँ से चेकिंग के लिए चला जाता है और राघव भी वहाँ से अपने कार तक आकर उसमें बैठ वहाँ से निकल जाता है। इधर एकांशी जब सुबह उठी तो पहले से ही सुबह के 9 बज गए थे। वो रात को डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी, जिससे उसके कमर और गर्दन में उठकर सीधा बैठने में दर्द हो रहा था। वो अपने एक हाथ को गर्दन पर और दूसरे हाथ को कमर पर रखे हुए उठकर कमरे में गई और शावर लेने के बाद अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। बाल सुखाते हुए ही उसकी नजर अयांश के परफ्यूम पर पड़ी, जिसे वो अपने हाथ में लिए हुए हेयर ड्रायर को नीचे रखकर उस परफ्यूम की शीशी को उठा लेती है और उसे अपने शरीर पर स्प्रे करने लगती है। परफ्यूम की खुशबू उसे हर उस लम्हे की याद दिलाने लगती है जब अयांश उसके करीब था। हालांकि उसके पास अयांश के साथ एक भी अच्छी याद नहीं थी, लेकिन वो जब भी उसके करीब रही थी उसे इसी परफ्यूम की खुशबू आई थी, जिससे उसका दिल फिर से अयांश के लिए धड़क उठता है। उसने अपनी बातों से कई बार उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठते ही उसे देखना चाहती थी, हर रात उसकी बाहों में सोना चाहती थी। वो उसका पहली नजर का प्यार था, और पहला प्यार बिल्कुल उस गहरी चोट जैसा होता है जिसका निशान उम्र भर नहीं जाता। तो अयांश के कुछ कड़वे शब्द बोल दे उसे अयांश ऐसे मिट जाता। जिससे प्यार होता है उसकी छोटी सी चीज भी आपका दिल धड़का सकती है, और अयांश का परफ्यूम एकांशी को इस कदर मोहित कर देता है कि वो अयांश के चेहरे को याद कर मुस्कुराने लगती है। काफी देर तक वही बैठे रहने के बाद वो किचन में चली जाती है। उसे पता था कि अयांश घर नहीं आएगा, जिससे वो सिर्फ अपने लिए ही नक्श के लाए हुए सामानों से खाना बनाती है और उसे खाते हुए टीवी ऑन कर देती है। उस पर हर तरफ अयांश की ही न्यूज चल रही होती है और उसके नए प्लान की चर्चा काफी फेम हासिल कर चुकी होती है, जिसे देखकर एकांशी के चेहरे पर मुस्कुरा जाती है और वो टीवी बंद कर अपने दिल ही दिल में अयांश का इंतजार करने लगती है। रात हो जाने के बाद भी जब अयांश नहीं आता तो एकांशी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है और वही अयांश के पुराने फोन से राघव को कॉल करती है। फोन रिसीव करते ही राघव, सर क्या आप इतनी जल्दी स्पेन पहुंच गए? स्पेन? एकांशी सवालिया लहजे में कहती है, मिसेज आदित्य क्या ये आप है? माफ किएगा ये सर का पुराना नंबर है तो मुझे लगा सर ही है। वो मुझे पता करना था। एकांशी ही बोली कि राघव फिर कहते 2 महीने के लिए स्पेन गए हैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकती है। एकांशी राघव की बात सुन बिना कुछ बोले फोन को कट कर देती है और वही बेड पर बिना हिले डुले मूर्ति की तरह बैठ जाती है। वो मन में सोचने लगती है, क्या वो सिर्फ मुझसे दूर रहने के लिए स्पेन चले गए? फिर उसके दिल में ये बात भी जगह बना लेती है कि वो अयांश के लिए इतनी भी नहीं है कि वो उससे बचेगा। इधर 2 महीने तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद अयांश का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया था। वो हर रोज राघव से बात करता और अपनी कंपनी के बारे में सारी जानकारी लेता। राघव से बात करते हुए वो बहुत बार एकांशी के बारे में पूछने की कोशिश करता, लेकिन ना ही वो पूछ पाता और ना ही राघव उसके गुस्से के डर से एकांशी के बारे में कुछ बता पाता। एकांशी भी अब अकेलेपन की आदी हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में कभी खुशी आएगी इसका ख्याल भी वो अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। खुलकर हंसे हुए भी उसे 2 महीने बीत गए थे। कभी कभार मायरा उसे मिलने आ जाया करती, जिससे उसका दिल थोड़ा उदासी से बाहर निकल जाता, लेकिन उसके जाने के बाद उसे फिर से वही अकेलेपन में जीना पड़ता। उधर अपने हेक्टिक रूटीन के बाद आखिरकार अयांश का काम खत्म हो जाता है और वो इंडिया लौट आता है। मुंबई एयरपोर्ट उतरने के ठीक बाद वो सीधे अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में अयांश को देखकर सब स्ट्रिक्टली अपना काम करने लगते हैं और राघव उसे उसके केबिन तक फॉलो करने लगता है। केबिन में जाकर अयांश राघव से 2 महीने के सारे न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल मांगता है और स्पेन से मुंबई के लंबी उड़ान के बाद थके होने के बावजूद वो काम करता है। शाम तक लगातार काम करने के बाद अयांश और ज्यादा थक गया था, जिससे वो राघव से कहता है, मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं कार नहीं चलाना चाहता। अयांश को थका देख राघव भी हाँ में सिर हिला देता है और दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। कार के पिछले सीट पर बैठकर अयांश अपना फोन निकालता है और उसमें कुछ देखने लगता है। तभी उसे मायरा का कॉल आता है, जिसे रिसीव करते ही मायरा कहती है, भाई मुझे ऑफिस के एम्प्लॉय से पता चला आप इंडिया लौट आए हैं। आज उसके मंगेतर राज का बर्थडे है, आप क्राउन होटल में रात 8 बजे पहुंच जाना, लेट मत होना, सब आ रहे हैं भाभी भी। मायरा की बात सुन अयांश अपने चेहरे को गंभीरता से उठाने से पहले कुछ देर तक उसी तरह फोन को अपने कान से लगाए बैठा।
इधर राघव ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने सिर को अयांश की तरफ घुमाकर उसके गंभीर चेहरे को देखते हुए कहता है, सर आप काफी सुबह ही आ गए थे, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? क्या मैं आपके लिए खाना घर ले चलूं या आप किसी होटल में ही खाना चाहेंगे? राघव आवाज सुनकर अयांश वहां से बिना कुछ कहे फोन को कट कर देता है और राघव से कहता है, नहीं घर नहीं, यही होटल में डिनर करते हैं। कहाँ सर? राघव पूछता है। क्राउन होटल। अयांश गंभीरता से जवाब देता है, लेकिन सर वहाँ तो मायरा मैम की पार्टी चल रही है। राघव कहता है। अब अयांश बिना कुछ बोले उसे कुछ देर तक घूरता है, जिससे राघव कहता है, ओके सर। होटल क्राउन पहुंचकर अयांश राघव को कार में ही रुकने को कहता है और खुद होटल के अंदर चला जाता है। पार्टी टॉप फ्लोर पर होने की वजह से अयांश लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है, लेकिन लिफ्ट में जाने से पहले वो कुछ देर वही खड़ा लिफ्ट को घूरता रहता है। ना जाने क्यों उसे एकांशी को इतनी लंबे समय तक ना देखने के बाद आज देखने का मौका मिला था और वो इसे नहीं छोड़ना चाहता था। इधर एकांशी ने जल्दबाजी में नहाकर अपने कपड़े चेंज किए थे। उसने अपने बालों को सुखाया भी नहीं था, जिससे वो कुछ गीले भी नजर आ रहे थे। उस पर से वो हल्का सा मेकअप करके होटल पहुंची थी। हालांकि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतनी हड़बड़ी के बाद भी वो काफी सुंदर लग रही थी। पार्टी में पहुंचने के बाद वो मायरा के मंगेतर से कुछ देर बात करने बाद एक टेबल की ओर बढ़ गई। उसे तेज भूख भी लगी थी, जिससे वो अपने लिए खाना मंगाकर टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही हुए पूरी शांति को एक और देखता हुआ देख एकांशी भी अपने सिर को उठाकर देश करने लगी, लेकिन होने की वजह से उसे कुछ भी नजर न आया। जब बस अपने खाने को खाने लगी, खाते हुए उसने अपने सिर को एक बार फिर ऊपर किया, तब उसकी नजर भीड़ में खड़े अयांश पर पड़ी। अयांश को देखी उस दिमाग में 2 महीने पहले की वो सारी यादें ताजा की। उसे अयांश का गुस्सैल चेहरा बार बार याद आ रहा था, जब उसने गुस्से में कहा था कि मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलूंगा जब तक तुम्हारे अंदर जान रहेगी। इन बातों को सोचते हुए एकांशी ने महसूस किया कि उसने अपने खाने की प्लेट को कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ रखा है। उसकी सांसें तेज ही। अचानक से अयाम ने डर, उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही, मुझे यानी सोच रहे अयांश कहीं फिर से वोट पर गुस्सा ना हो जाए। भीड़ की दूसरी तरफ खड़ा अयांश ब्लू कलर के महंगे सूट में था। आकर्षक पर्सनालिटी सबको उसकी ओर देखने के लिए उकसा रही था। होटल की चौंध भरी लाइटें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी कलाई में महंगी घड़ी दूर से चमक रही थी। उसका लंबा गीला शरीर इतना आकर्षक था कि पार्टी में सबकी नजर उसी पर टिक गई थी। उसकी नजरों को खुद पर महसूस करते हुए अयांश सीटिंग एरिया की ओर बढ़ जाता है और बढ़ते हुए ही वो राज की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराता है, जिससे राज भी अपने सिर को हिला देता है। इधर एकांशी को समझ नहीं आ रहा था कि 2 महीने के बाद वो अयांश को देखकर कैसे रिएक्ट करे, जिससे वो खुद को भीड़ से छुपाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अयांश को अपनी ओर ही बढ़ता देख वो असहज महसूस करने लगी और अपनी सिर को नीचे करके प्लेट में ही घूरने लगी। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उसे अपनी ओर आता देखे। अयांश एकांशी की तरफ बढ़ते हुए रुक गया और फिर एकांशी की घबराहट को देखते हुए वो वहां से मायरा की तरफ बढ़ गया। काफी देर तक सिर नीचे किए रहने के बाद एकांशी ने अपना सिर ऊपर करके अयांश को देखा। जब उसे सामने अयांश दिखाई नहीं दिया, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मायरा, राज और वो उसके पीछे ही एक टेबल पर बैठे हुए थे। एकांशी को अकेला बैठा देख मायरा उसे कहती है, भाभी अकेले क्यों बैठी हो? आपके हस्बैंड आए हैं, आइए इनके साथ बैठिए ना। मायरा की आवाज सुन एकांशी बिना मुड़े उसकी बात को ना सुनने का नक करती है। जाकर मायरा एकांशी के आकर करते हुए उठाती है और अपने साथ अपने टेब जाती है। वो उसे अयांश के बिल्कुल सामने बैठा, दोनों की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है और दोनों ही बिना कुछ बोले पानी का गिलास उठा लेते हैं। मायरा एकांशी के बालों देख के है, भाभी आपके बाल गीले हैं, आपकी ड्रेस भीग रही है और ये ट्रांसपेरेंट हो रही है। हॉल एसी की वजह से काफी ठंडी है, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? मायरा की बात सुन एकांशी अपने कंधे को देखती है। उसका कंधा और पीठ बाल के पानी से पूरी तरह गीला हो चुका होता है, जिससे उसके कपड़े भी कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट हो गए थे। उस बात पर ध्यान जाते ही वो अपने हाथ को कंधे पर रख लेती है और उठकर वहां से जाने लगती है। टेबल से गुजरते हुए ही अयांश उसका हाथ है। क्या वापस आने के बाद अयांश का गुस्सा होगा? मायरा की बात सुन एकांशी अपने कंधे को देखती है। उसका कंधा और पीठ बाल के पानी से पूरी तरह गीले हो चुके होते हैं, जिससे उसके कपड़े भी कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट हो गए थे। इस बात पर ध्यान जाते ही वो अपने हाथ को कंधे पर रख लेती है और उठकर वहां से जाने लगती है। टेबल से गुजरते हुए ही अयांश उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी कोमल हथेली को अपने हाथों में थामने के बाद अयांश सीधे चलते हुए एक और बढ़ गया। हर एक कदम के साथ उसकी पकड़ एकांशी के हाथ पर कसती जा रही थी, जिससे एकांशी की हथेली में दर्द का एहसास हो रहा था। लेकिन वो इस वक्त समझ नहीं पा रही थी कि अयांश गुस्से में है या ये उसका सामान्य व्यवहार है। लोगों की भीड़ से हटकर एक और खड़े होकर अयांश उसका हाथ छोड़ देता है। इतने जोर से हाथ पकड़ने की वजह से उसके हाथ पर उंगलियों के निशान उगाए थे, जिन्हें एक नजर देख अयांश अपने उसी ठंडे लहजे में कहता है, आज किसके लिए अपनी बॉडी की नुमाइश लगा रही थी? क्या इस पार्टी में तुम्हें मुझसे भी ज्यादा आकर्षक कोई मिल गया? पहले तो एकांशी ने अयांश को देखकर ये सोचा था कि उसका गुस्सा कम हो गया होगा और इस बार शायद वो उससे प्यार से पेश आएगा। लेकिन उसके भीगे कपड़ों को देखकर जिस तरह ही बात अयांश ने कही थी, उससे एकांशी के आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी नजरें नीचे करके अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करने लगी। इस तरह का ड्रेसअप और गीले बालों के साथ अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरे रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं है। अयांश फिर एक हंसी के साथ कहता है और एकांशी के कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर दांत पीसते हुए कहना जारी रखता है, मैं इंडिया में नहीं था तो तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई होंगी ना, लेकिन क्या तुमसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ खुद के बदन को इस तरह पार्टी में दिखा रही हो? लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, असली खेल तो अब शुरू होगा। इतना कहकर अयांश बिना उसकी तरफ देखे वहां से जाने लगता है और एकांशी वही खड़ी उसके दूर जाते कदमों को सुनती रहती है। अचानक उसे अयांश के कदमों की आवाज आनी बंद हो जाती है और कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि अयांश उसकी ओर बढ़ रहा है, जिससे वो अपने हाथों से अपने आंसू पोंछती है। अपने सिर को उठाकर अयांश को देखने लगती है। उसका चेहरा अभी भी उसी तरह बिना भाव के दिखाई दे रहा था। एकांशी के करीब पहुंचकर अयांश अपने शरीर में पहने हुए कोट को निकालकर उसके कंधे पर रख देता है और बिना एक शब्द बोले वहां से चलते हुए पार्टी हॉल से बाहर निकल जाता है। तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हुई होंगी ना, इस बात का मतलब समझकर एकांशी खुद को रोक नहीं पाती और अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपाए रोने लगती है। कुछ मिनटों तक रोते रहने के बाद एकांशी खुद को संभालती हुई अपने आंसू को पोंछ लेती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी अयांश की बातें आग लगा रही होती है। इतने लंबे समय की दूरी के बाद एकांशी के दिल में फिर से एक उम्मीद जागी थी, लेकिन अयांश की कड़वी बातों ने उसकी सारी उम्मीद को एक पल में ही खत्म कर दिया था, जिससे उसका मन अब पार्टी में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार अयांश की कही गई बातें ही घूम रही थी। फिर भी खुद को सामान्य दिखाते हुए वो मायरा के पास चली गई। पार्टी से निकलने के बाद अयांश सीधे अपनी कार तक चला जाता है, जिसे देखकर राघव जल्दी से कार के पिछले दरवाजे को खोल देता है। अयांश के कार में बैठते ही राघव भी कार में बैठ जाता है।
अयांश का चेहरा देखकर राघव को एक सेकंड में पता चल जाता है कि अयांश का मूड इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब था। उसका चेहरा उसके गुस्सैल मूड को साफ दिखा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी में जाने से पहले तक तो अयांश का मूड बिल्कुल ठीक था। फिर पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो अयांश इस कदर गुस्से से भर गया। अयांश के गुस्से को महसूस करने के बाद भी उसने सामान्य तरीके से पूछा, सर किस मेंशन पर ले चलूं? अयांश राघव की बात पर चुप रहा। उसने राघव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कार में अगले कुछ पलों तक खामोशी फैली रही। माहौल में इतना तनाव महसूस करके राघव कुछ बोले बिना कार को तेजी से सड़क पर भगाने लगा। वो ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता था जिसके जवाब में उसे अयांश के गुस्से का सामना करना पड़े। काफी देर तक कार को ऐसे ही चलाते रहने के बाद राघव कार को रोक देता है और पीछे मुड़कर अयांश से डरते हुए कहता है, सर। राघव के इतना कहने पर ही अयांश ने एक तेज आवाज में कहा, डैड के मेंशन। अयांश के इतना कहते ही राघव कार को वापस स्टार्ट कर रोड पर चलाने लगा। अयांश कार की स्पीड को महसूस करते हुए अपने ही ख्यालों में गुम हो चुका था। एकांशी के भीगे कपड़ों से झांकता उसका गोरा बदन अयांश को बार बार याद आ रहा था, जिससे उसका हाथ अब मुट्ठी में कसने लगा था। शायद उसे एकांशी को इस हालत में देखकर इतना गुस्सा नहीं आया था जितना राज को उसके भीगे बदन को घूरते देखकर आया था। अगर एकांशी ने लापरवाही से अपने बालों को भीगा हुआ नहीं छोड़ा होता तो राज उसके शरीर को इस तरह नहीं देख रहा होता और न ही एकांशी को इतने गुस्से का सामना करना पड़ता। पार्टी में अयांश सिर्फ उसे ही तो देखने गया था, फिर वो उस पर नाराज क्यों हो जाता? ना जाने क्यों पर वो नहीं चाहता था कि एकांशी को कोई और नजर भर के देखे। उसके दिल में एकांशी के लिए कोई जज्बात नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसे हर उस इंसान की गंदी नजर से प्रोटेक्ट कर देना चाहता था जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस करती। वो तो उसे इतनी गिरी हुई बात भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन उस वक्त राज को उसके बदन की ओर देखता हुआ देख उसे काफी तेज गुस्सा आ गया। इधर पार्टी में अयांश को देखकर काफी बातें होने लगी थी। कुछ लोग उसके पर्सनालिटी और हमेशा अपनी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर चर्चे में रहने को लेकर काफी बातें करने लगे थे। पार्टी में मौजूद कुछ बैचलर लड़कियां अयांश के लुक और उसके गठीले शरीर को देखकर एकांशी की किस्मत से जलने भी लगी थी। उनके सोच से एकांशी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी, क्योंकि उसकी शादी इतने टैलेंटेड और हैंडसम लड़के से हुई जो कि लगभग सभी लड़कियों का क्रश भी था। उन्हें एकांशी के कपड़े और उसकी ज्वेलरी देखकर हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उसने काफी सस्ते कपड़े और गहने पहन रखे थे, जबकि वो इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी के डायरेक्टर की बीवी थी। अयांश की इतनी औकात थी कि वो अपनी बीवी के ऊपर करोड़ों खर्च कर सकता था, फिर भी उसकी बीवी को इतने सस्ते कपड़ों में देखकर उन लड़कियों का हंसना भी जायज ही था। अयांश के पार्टी में आने से सबका ध्यान एकांशी की ओर ही केंद्रित हो गया था। कुछ लोग तो उसके पुराने न्यूज के बारे में भी बात करने लगे थे। ऊपर से कोर्ट में बसी अयांश की खुशबू उसे बार बार अयांश के उसी बिना भाव वाले ठंडे चेहरे की याद दिला रही थी, जिससे वो पार्टी में कुछ देर रुककर मायरा से घर जाने को कहती है, जिससे मायरा अपनी कार से उसे जुहू के मेंशन पहुंचवा देती है। मेंशन पहुंच के एकांशी अयांश के कोट को निकालकर सोफे पर फेंक देती है और खुद ऊपर कमरे में जाकर कपड़े बदल देती है। पार्टी में अयांश का अचानक आना और खुद के बारे में इस तरह की बात सुनने के बाद वो काफी उदास हो चुकी थी, जिससे वो बेड पर लेटकर बेड के दूसरे साइड को देखते हुए ही सो गई। सुबह आंख खुलते ही उसे अयांश की पार्टी में कही गई बात याद आ गई, जिससे वो घबरा कर उठ के बैठ गई। उसे डर था कि ना जाने इस बार अयांश उसके साथ क्या सलूक करेगा। कितनी तकलीफ देने से उसकी नफरत उसके प्रति खत्म हो जाएगी। जब उसे घर में किसी तरह की हलचल महसूस नहीं हुई, तब जाकर उसकी घबराहट कम हुई और वो बेड से उतरकर अपने बालों को अपने हाथों से समेटने लगी। बालों का जुड़ा बना लेने के बाद वो नहाने के लिए चली गई और शावर ले लेने के बाद नीचे हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल में सबसे पहले उसकी नजर अयांश के कोट पर पड़ी, जो अभी सोफे पर ही रखा हुआ होता है। वो एक जगह रुककर उस कोट को निहारने लगी और फिर किचन की तरफ बढ़कर पानी पीने के बाद अपने लिए कुछ खाने को बनाने लगी। अपने लिए नूडल्स बना लेने के बाद वो सोफे पर बैठ गई और टीवी ऑन कर दिया। न्यूज में इस वक्त अयांश के स्पेन वाले प्रोजेक्ट के सफलता के बारे में ही बताया जा रहा था। अयांश की कामयाबी को देखकर एकांशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपना पूरा नूडल्स जल्द ही खा गई। लगभग 2 दिन बीत जाने के बाद मुंबई में होने के बावजूद भी जब अयांश घर नहीं आया तो एकांशी का मन एक बार फिर निराशा से घिर गया। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी को लेकर काफी चिंता होने लगी थी। उसके दिमाग में कई सारे ख्याल आने लगे थे। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी यूं ही अकेलेपन में गुजर जाएगी। अयांश कभी भी उसके पास आने या उसे समझने की कोशिश नहीं करेगा। घर में पूरा दिन होने की वजह से वो दिन में ही काफी देर सो चुकी थी और इसी वजह से उसे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से वो बार बार करवटें बदल रही थी। थोड़ी देर में उसने वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसके मन में ख्याल आया कि शायद आज भी अयांश घर वापस नहीं आएगा। उसके वापस आने से उसका डर और घबराहट बढ़ जाती। ये जानते हुए भी वो उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगर वो पिछली 4 रातों की तरह वापस नहीं आता तो उसे हमेशा की तरह बुरा जरूर लगता। अयांश चाहे उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे अयांश के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ देर वो बेड पर चुपचाप पड़ी रही और फिर उसने अपना ब्लैंकेट हटा दिया और कमरे से निकल बालकनी में चली गई। बालकनी से उसने काले आसमान को देखा। काली रात में उसके चेहरे पर अकेलेपन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में यही ख्याल चल रहा था कि अयांश ने उसे कभी भी अपने दिल से पत्नी माना ही नहीं था। पिछले 2 महीने से वो इतने बड़े मेंशन में अकेली रह रही थी। ये उसके लिए बिल्कुल किसी भयानक सपने जैसा था, क्योंकि उसने कभी भी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था। आसमान को काफी देर घूरते रहने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गई और लेट गई। जब वो हल्के नींद में थी तब उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई और वो झटके से उठकर बैठ गई। डर की वजह से वो हमेशा लाइट जलाकर ही सोया करती थी, जिससे उठते ही उसे अपने सामने खड़ा अयांश साफ साफ दिखाई देने लगा। अयांश के चेहरे को देखने से एकांशी को महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चमक नहीं है। वो मुरझाया हुआ सा है और काफी कमजोर भी लग रहा था। जब उसने उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो वो समझ गई कि अयांश ने ड्रिंक कर रखी है। अयांश लड़खड़ाता हुआ एकांशी की तरफ बढ़ने लगा था, जिसे देखकर एकांशी डर से सहम गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बेड से उतरी और अयांश से कुछ बोलने के लिए अपने होठ को हिलाने लगी। तभी अयांश लड़खड़ाया और वो सीधे एकांशी के ऊपर ही गिर गया। उसका वजन इतना ज्यादा था कि एकांशी संभाल नहीं पाई और वो बेड पर गिर गई। बेड पर एकांशी अयांश के नीचे थी, जबकि अयांश ने अपना पूरा भार एकांशी के ऊपर ही छोड़ दिया था। वो उसे अपने हाथों से धक्का देकर अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से अयांश उससे दूर नहीं जा रहा था। काफी मेहनत के बाद एकांशी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद के शरीर से थोड़ा हटाया। अयांश भी अपने दोनों हाथों को बेड से टिकाकर कुछ ऊपर उठ गया और एकांशी के चेहरे को देखने लगा। अयांश उठ जाइए प्लीज, एकांशी कहने लगी, जिस पर अयांश उसे और भी गौर से देखने लगा। एकांशी के आंखों में घबराहट और चेहरे पर पसीना देखकर अयांश थोड़ा मुस्कुराया और झट से अपने सिर को नीचे कर उसके होठों को चूमने की कोशिश करने लगा। लेकिन एकांशी अयांश के साथ इस वक्त ऐसी हालत में इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि इसका दोष भी अयांश उसी के ऊपर लगाएगा, जिससे वो अपने सिर को इधर उधर करने लगी और अपने हाथ से उसे पीछे धकेलने लगी। जब अयांश को उसे किस करने में परेशानी होने लगी तब उसने एकांशी के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर बेड पर दबा दिया, जिससे एकांशी घबराई हुई बोली, आप नशे में हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए, बंद कीजिए। वो लगातार अपने सिर को हिलाते हुए चिल्लाई जा रही थी,
लेकिन अयांश तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था और उसने एकांशी के हाथ को और भी कसकर दबाते हुए उसे चूमने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद एकांशी हार मान गई और वो बिल्कुल स्थिर होने लगी। जब अयांश ने उसका स्थिर होना महसूस किया तब उसने अपने सिर को उठाकर एकांशी की तरफ देखा। उसके आंखों से आंसू लुढ़कते हुए बेड पर गिरने लगे थे, जिन्हें देखकर अयांश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे ये आंसू मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। क्यों नहीं होना चाहती अब मेरे करीब? क्या जिसके साथ एक बार हम बिस्तर हो जाती हो उसके बाद उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहता तुम्हारा? अयांश के चिल्लाने से एकांशी पूरी तरह से कांप गई और उसके सुबकने की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। उसे रोता देख अयांश को फिर गुस्सा आने लगा और वो एक बार फिर उसके हाथों को दबाने लगा। उसके हाथों में पहनी हुई घड़ी अयांश के दबाने से टूट गई और उसका कुछ हिस्सा एकांशी के कलाई में और कुछ हिस्सा अयांश के हथेली में धंस गया। दोनों के हाथों से खून आने लगा, लेकिन अयांश ने ना ही अपने दर्द पर गौर किया और ना ही एकांशी के दर्द पर। वो इतने नशे में भी नहीं था कि ना समझ पाए कि इस वक्त वो क्या कर रहा था। लेकिन फिर भी उसे उस रात को एकांशी का ड्रिंक में पिल्स डालना याद रहा, जिससे उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वो उसे तकलीफ देने लगा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए एकांशी से कहने लगता है, ये आंसू, तुम्हारी चेहरे की तकलीफ मुझे सुकून दे रही है, लेकिन जो धोखा तुमने मेरे साथ किया है, क्या इतनी ही तकलीफ तुम्हारे लिए काफी है? फिर हंसते हुए बोला, नहीं मिस एकांशी नहीं, तुम्हारी तकलीफें तो अब शुरू हुई है और मुझसे बचने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारी सांसें और ये तेज हो चुकी धड़कनें सब कुछ मेरा है। मैं जब चाहूं तब तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो एक मैरिड कपल के बीच होता है। तुम मेरा विरोध नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा और तुम्हारे जिस्म पर पूरा हक है मेरा। अयांश की बातें सुनकर एकांशी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। वो मन में सोचती है, मैं अयांश के लिए सिर्फ खिलौना हूँ। अगर वो मुझसे ऐसे ही खेलना चाहते हैं तो इस रिश्ते को समझने से पहले ही मेरी सांसें चलनी बंद हो जाएंगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने एक तरफा प्यार को अपने तक ही रखकर इनसे दूर हो जाऊं। इस समझौते और जबरदस्ती के रिश्ते को यही रोक दिया जाए। इतना सोचकर वो खुद को संभालते हुए कहती है, आपकी ये सारी बातें मुझे बहुत तकलीफ देती है। अयांश प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे अपनी आजादी चाहती हूँ। मुझे इस रिश्ते से आजादी चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि किस बात की सजा देते हैं आप मुझे। मैं इतना सब कुछ नहीं झेल सकती। किसी के लिए खिलौना नहीं बनना चाहती मैं। एकांशी की बात सुनकर अयांश कुछ पल के लिए उसके आंसू से भरे आंखों को देखते रहने के बाद मजाक वाले लहजे में कहता है, आजादी चाहिए, वो भी इतनी आसानी से? एक बार में ही मन भर गया मुझसे। क्या अब मेरे साथ एक ही बेड पर होना तुम्हें तकलीफ देता है? फिर वो एकांशी के हाथ को छोड़कर उसके गालों को पकड़कर दबाते हुए बोला, तुम्हें मैं इतनी आसानी से आजाद नहीं करूंगा मिस एकांशी। भले ही तुम्हारा मन भर गया हो मुझसे, लेकिन मेरा नहीं भरा। आखिरी सांस तक अब तुम मेरे साथ इसी बंधन में बंद कर तड़पोगी और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे पापा को सड़क पर लाने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। तुम्हें पता भी नहीं है कितना सुकून मिलता है मुझे तुम्हें दुखी देखकर। इतना कहकर अयांश उसके गालों को छोड़ देता है और एकांशी के ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। एकांशी अभी भी उसी तरह से लेटी हुई उसे देखती रहती है। उसे एहसास होता है कि अयांश की बातें सुनकर उसकी सांसें रुकने लगी है। वो किस कदर नफरत करता था उससे, इस बारे में सोचकर ही उसके दिल में दर्द का एहसास होने लगा था। ना ही वो उसे अच्छे से सलूक ही कर रहा था और ना ही उसे इस जिल्लत भरे रिश्ते से आजाद ही करना चाहता था। कोई भी इंसान बिना अपनी गलती को जाने कब तक किसी का टॉर्चर सहन कर सकता था? एक ना एक दिन वो अपने अंदर के बर्दाश्त को खत्म कर देती और शायद वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। उसे ऐसे ही लेटे हुए देखकर अयांश उसकी और घिन भरी नजरों से देखते हुए कहता है, गेट ऑफ माय बेड, आई डोंट नीड योर बॉडी टुनाइट। अयांश के शब्दों में इतनी नफरत और आंखों में खुद के लिए तिरस्कार देखकर एकांशी हौले से उठती है और इतना ही कहती है, मेरे पापा के साथ कुछ भी मत कीजिएगा अयांश। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने जीते जी पापा को बर्बाद होता नहीं देख सकती। लेकिन मुझे मेरा कसूर दो। एकांशी इतना ही बोली होती है कि अयांश उसका जख्मी हाथ पकड़ता है और कमरे से निकालते हुए कहता है, मुझे दूसरों का लेक्चर नहीं पसंद। इतना कहकर वो एक नजर अपने हाथों में लग रहे एकांशी के खून को देखता है। उसके होंठ कुछ और कहने के लिए खुलते तो है, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाता और एकांशी के मासूम से चेहरे को देखते हुए दरवाजे को पटक कर बंद कर देता है। हालांकि अयांश ने पूरी बात नहीं कही थी जो भी वो कहना चाहता था, लेकिन एकांशी इस बात से पूरी तरह सुनिश्चित थी कि वो कुछ कहेगा तो बुरा ही कहेगा, जिससे उसे तकलीफ ही होनी थी। वो ये भी जानती थी कि अयांश का उसे नफरत करना उस रात की वजह से है और अयांश की बातों से वो इतना तो समझ ही चुकी थी कि उस रात सिर्फ वो ही नहीं, अयांश भी नशे में था। अगर उस रात उन दोनों में से किसी को होश नहीं था तो फिर उन्हें नशे की गोली देने वाला कौन हो सकता है? अगर अयांश उसके साथ हमबिस्तर नहीं होना चाहता था तो वो दोनों कैसे बहक गए थे? क्यों वो उसे ही सारी चीजों का दोषी समझने लगा था? अयांश का आज का गुस्सा और नफरत देखकर अपने मन में चल रहे इन सब सवालों के जवाब में एकांशी को एक ही बात समझ आती है कि अयांश ने उसके बारे में अपने दिमाग में गलत राय बना रखी है। वो उसे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करने वाली लड़की समझता है, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर अपनी इज्जत को लेकर कोई भी फिक्र नहीं है। वो उसे एक अय्याश लड़की समझने लगा था। अगर वो नशे में ना होता तो कभी भी उसे ना छूता। अपने ख्यालों में उलझे हुए वो कब लिविंग रूम में पहुंच जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। खुद की जिंदगी को समझकर उसे हंसी आने लगती है। वो हंसने लगी और इसी बीच उसके आंखों में आंसुओं ने जगह बना ली और वो वही फर्श पर बैठकर सोफे पर सिर टिकाए रोते हुए सोचने लगी कि वो इस दुनिया की पहली ऐसी पत्नी होगी जिसका पति उसे अय्याश समझता था। इधर कमरे में अयांश भी अपने सोफे पर हाथों में सिगरेट को लिए हुए बैठा था। उस रात से पहले अयांश कभी भी सिगरेट या शराब नहीं पीता था, लेकिन बर्थडे वाली रात के बाद जब भी उसे एकांशी पर गुस्सा या इस रिश्ते से घुटन होने लगती तो वो शराब या सिगरेट को अपने दर्द को कम करने का तरीका बना लेता। सिगरेट खत्म होते होते अयांश की आंखें बंद हो जाती है और वो वही सोफे पर ही सो जाता है। सुबह उठकर वो सबसे पहले शावर लेता है और अपने कबर से एक कपड़े का सेट निकालकर पहन लेता है। हमेशा की तरह आज भी जब वो अपने बालों को सेट करने के लिए आईने के सामने जाता है तो उसकी नजर सबसे पहले वहां रखे अपने कंधे पर पड़ती है। उसमें एकांशी के लंबे बाल टूटकर फंसे होते हैं, जिससे वो अपने बालों को अपने हाथों से ही ठीक करता है और कमरे से निकलने से पहले एक नजर बिस्तर पर देखता है। उसे अपने रात के किए गए बर्ताव पर जरा भी अफसोस नहीं होता है जब तक कि उसकी नजर एकांशी की टूटी हुई घड़ी और उस पर लगे खून पर नहीं पड़ती। उस घड़ी को देखकर ही उसे पता चलता है कि उसकी हथेली में घाव कैसे लगा होगा और कल रात को एकांशी के कलाई से खून क्यों बह रहा था। इतना सब कुछ देख और समझकर भी उसके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता या दुख नजर नहीं आ रहा था। उसका बर्ताव अभी भी ठंडा और नीरस था। इधर एकांशी अभी भी सोफे से अपना सिर टिकाए सो रही थी। रात को अयांश के बर्ताव और जलील बातों को सोचते हुए वो काफी देर तक रोती रह गई, जिसकी वजह से वो सुबह के 4 बजे सोई थी और अभी तक सोती रह गई थी। सीढ़ियों से उतरते हुए जब अयांश की नजर एकांशी पर पड़ती है तो उसके कदम कुछ पल के लिए सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। सूरज की किरणें एकांशी के चेहरे पर ही पड़ रही थी। जब पहली बार अयांश ने एकांशी को एक नजर देखा तब एकांशी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो कि अब गायब हो चुकी थी।
उसका शरीर पहले से दुबला हो चुका था। रोने की वजह से उसकी आंखों के आगे गड्ढे भी दिखने लगे थे। फिर भी उसका छोटा सा चेहरा अयांश को अपनी ओर देखते रहने के लिए मजबूर कर ही देता था। उसे देखते हुए वो उसकी ओर ही बढ़ चला। वो इस बात से भी पूरी तरह सुनिश्चित था कि वो गहरी नींद में सो रही है, जिससे वो उसे नहीं देख पाएगी। उसके करीब पहुंचकर अयांश घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके गोरे कोमल गालों की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन कुछ आगे करने के बाद ही उसे ड्रिंक में पिल्स डालना याद आ जाता है और वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। एक बार फिर उसकी आंखें ठंडी और बेजान सी हो जाती है और वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। दरवाजे को खोलने से पहले वो कुछ पल के लिए दरवाजे को घूरता रहता है और फिर पीछे मुड़कर अपने कमरे में चला जाता है। जल्द ही वो अपने हाथों में एक फर्स्ट एड का किट लिए हुए आता है और उसे एकांशी के हाथों के करीब रखकर कुछ देर खड़े रहने के बाद वहां से चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही राघव उसको जल्दबाजी में फॉलो करते हुए कहता है, कल नैनिका मैडम से मिलने के बाद आप गुस्से में ही ऑफिस से निकल गए थे। मैं आपके डैड के मेंशन भी गया था, लेकिन आप वहां नहीं थे। मैं काफी परेशान हो गया था, लेकिन घर जाते हुए मैंने आपकी कार को जुहू के मेंशन में खड़ी देखी। क्या आप कल रात वही थे? गुस्से में आप अपने आपे में नहीं होते। आपको कल मिसेज आदित्य के साथ नहीं होना चाहिए था। कहते हुए ही उसकी नजर अयांश के हाथ पर लगे घाव पर पड़ती है और वो जल्दी से झुककर उसका हाथ पकड़ लेता है। उस घाव को देखकर वो समझ चुका था कि कल रात कुछ बुरा ही हुआ होगा। इतने सालों में वो इतना तो अयांश को जान ही गया था कि वो गुस्से में कितना खतरनाक हो जाता है। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर ना तो कल जैसा गुस्सा ही नजर आ रहा था और ना ही कोई और भाव का ही पता चल रहा था, जिसकी वजह से राघव ने कहना जारी रखा, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है कि आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को ही तकलीफ पहुंचा दें। मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि मत करो नैनिका मैडम के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन, लेकिन अपने असिस्टेंट की सुनता ही कौन है। और मुझे यकीन है कल आपने सारा गुस्सा मिसेज आदित्य पर ही निकाला होगा और उसी का नतीजा है ये हाथ का घाव। अयांश भले ही राघव की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसे परेशान करने लगी थी। वो पहले ही अपने रिश्ते को लेकर परेशान था। उसके लिए एकांशी कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी उसका सोया हुआ चेहरा बार बार उसे याद आ रहा था, जिससे उसका ध्यान राघव की बात की ओर गया ही नहीं कि वो क्या कहे जा रहा था। कुछ देर बोलते रहने के बाद जब राघव चुप हो गया और ऑफिस के एक कर्मचारी से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाकर अयांश के हाथों पर पट्टी करने लगा, तब अयांश ने उसे हिचकिचाते हुए सिर्फ इतना ही पूछा, उस लड़की के खाने पीने की चीज तुम दिया करते थे जब मैं यहाँ नहीं था? राघव अयांश के सवाल पर कुछ पल के लिए उलझन के साथ उसे देखता रहता है और फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। ये पहली बार ही था जब अयांश ने किसी लड़की के लिए केयर जताया था। पिछले कई सालों से राघव उसके साथ काम कर रहा था और आज तक उसने बिजनेस के अलावा किसी की फिक्र नहीं दिखाई थी, जिससे राघव तब तक उलझे हुए उसे ही देखता रहा जब तक कि उसे अयांश के चेहरे के भाव समझ में आना बंद नहीं हो गए। पट्टी करने के बाद जब वो सोफे से उठकर केबिन से बाहर जाने लगता है, तब उसकी नजर सामने से आती हुई सुनीता पर पड़ती है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देख राघव मन ही मन कहता है, ये औरत जब भी ऐसे मुस्कुराते हुए आती है तब इसे अयांश सर को ऑफिस से बाहर निकालने का बहाना मिला होता है। ना जाने आज क्या करेगी ये। अयांश सर पहले से ही कुछ दिनों से परेशान है और अब ये भी आ गई। राघव सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसकी चालाकियां, उसके अंदर का लालच उसे साफ नजर आता था। हालांकि अयांश भी इन सब बातों से वाकिफ था कि सुनीता उसे या उसके काम को जरा भी पसंद नहीं करती। फिर भी उसे एक पल के लिए भी उस पर शक नहीं हुआ था कि वो ही उसके और एकांशी की जिंदगी में तूफान लाने के लिए जिम्मेदार है। उसने अपने आंखों से उस सीसीटीवी फुटेज में एकांशी को दवा मिलाते देखा था, जिससे उसे इन सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ एकांशी ही लग रही थी। केबिन के अंदर आते ही सुनीता को राघव ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम, आप सुबह सुबह ऑफिस में कोई जरूरी काम था क्या? आपने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं आपके सारे काम तमाम कर देता है। शट अप, जाके मेरे लिए और अपने प्यारे बॉस के लिए कॉफी लेकर आओ। मुझे ज्यादा होशियार लोग नहीं पसंद और तुम्हारी बातों में होशियारी कुछ ज्यादा ही झलक रही है। ये मत भूलो कि तुम इस ऑफिस में क्या हो। सुनीता राघव की बातों का मतलब केबिन के अंदर आते ही सुनीता को राघव ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम, आप सुबह सुबह ऑफिस में कोई जरूरी काम था क्या? आपने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं आपके सारे काम तमाम कर देता। शट अप, जाके मेरे लिए और अपने प्यारे बॉस के लिए कॉफी लेकर आओ। मुझे ज्यादा होशियार लोग नहीं पसंद और तुम्हारी बातों में होशियारी कुछ ज्यादा ही झलक रही है। ये मत भूलो कि तुम इस ऑफिस में क्या हो। सुनीता राघव की बातों का मतलब समझते हुए कहती है। सुनीता की आवाज सुनकर अयांश का शांत चेहरा अचानक ही गुस्से से लाल पड़ने लगता है। वो इस वक्त पहले ही सारे हालातों में उलझा हुआ था। एकांशी को लेकर उसकी नफरत उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी और इन सब पर वो सुनीता की किसी भी जहरीली बातों का सामना नहीं करना चाहता था, जिससे वो ना चाहते हुए भी एक तेज आवाज के साथ चिल्लाता है, गेट आउट। अयांश का चिल्लाना इतना तेज तो नहीं था कि पूरा ऑफिस सुन ले, लेकिन सुनीता और राघव उसकी आवाज साफ साफ सुन लेते हैं। सुनीता उसके चिल्लाने से राघव को आते हुए देखकर कहती है, सुना तुमने, गेट आउट। नो मिसेस सुनीता, यू लीव माय कैबिन। मुझे अपने असिस्टेंट से कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात करनी है। मैं फालतू लोगों के साथ फालतू वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। आप चाहे तो बाहर बैठकर आराम से कॉफी पी सकती है, काफी जगह है बाहर बैठने लायक। अयांश अपनी जगह से उठकर पॉकेट में हाथ डाले ठंडे लहजे में कहता है। अयांश के इतने घमंड से भरे लहजे को सुनकर सुनीता के पूरे शरीर में गुस्से से ज्वालामुखी फूटने लगती है। एक असिस्टेंट के सामने बेइज्जत होना उसके लिए किसी जहर से कम नहीं था। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वो अयांश की ओर घूरते हुए केबिन से निकल गई। कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि अयांश का ये बर्ताव उसके लिए नुकसानदायक ही साबित होगा और इस वक्त उसका वहां से चले जाना ही अच्छा होगा। सुनीता के द्वारा अपमानित होने के बाद राघव का जो चेहरा उतर गया होता है, वो एक बार फिर से खिल उठता है, जिससे वो अयांश को इशारे से शुक्रिया कहते हुए केबिन से निकल जाता है। इधर एकांशी नींद में ही अपने दूसरे हाथ को जख्मी हाथ पर रख देती है, जिससे उसे तेज दर्द होता है और उसकी आंखें एक झटके में ही खुल जाती है। वो अपने दांतों को भींचते हुए उठकर सीधी हो जाती है। उस घड़ी का शीशा जितना अयांश के हाथों में नहीं लगा था, उससे कहीं ज्यादा वो एकांशी के कलाई को चोट पहुंचाया था। एक पल के लिए उसकी कलाई में इतना तेज दर्द हुआ कि वो तड़प उठी और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। सोने के बाद भी उसके दिमाग में शांति नहीं हुई थी। अयांश की बातें अभी भी उसके दिमाग में किसी रेडियो की तरह बज रही थी। बचपन से लेकर आज तक वो एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी। उसके पापा और माँ उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिस दिन उसकी शादी अयांश से हुई थी, उस दिन दोनों में से कोई भी उसके साथ नहीं था। अयांश के साथ एक ही कमरे में होना उसके पापा को बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो एकांशी को देखना तक नहीं चाहते थे, जिससे वो उसे मुंबई में ही छोड़कर चले गए। उन्होंने उसकी शादी में शामिल होना तक गवारा नहीं समझा था। ऊपर से देखकर समझ नहीं आया कि वो बॉक्स यहाँ कैसे आया होगा, जिससे वो थोड़ा घबराते हुए अपनी जगह से उठी और अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से पकड़े हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। जब वो आधी सीढ़ी को चढ़ गई, तब उसे अपने कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया, जिससे वो समझ गई कि अयांश जा चुका है और उसने ही वो बॉक्स वहाँ रखा होगा ताकि वो उठकर अपने हाथों पर मरहम लगा ले। उस बॉक्स को सीढ़ियों से ही घूरते हुए सोचने लगी, हाथ के घाव के लिए मरहम और दिल की तकलीफ के लिए क्या देंगे आप अयांश? मुझे ना कि क्यों आप ये सोचते हैं कि मैंने आपको उकसाया होगा उस रात को, जबकि मुझे तो कुछ याद भी नहीं है।
मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे याद नहीं आता कि उस रात मुझे क्या हुआ था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद यही वजह मुझे बहका गई होगी। लेकिन क्या मेरा प्यार ही मेरी जिंदगी में इतना तूफान ले आया है? सोचते हुए ही वो सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे थे। ना ही अयांश उसकी बातों को सुनता था और ना ही उसके करीब ही ऐसा कोई था जो उसकी बातों को सुनकर उस पर यकीन कर सके। अयांश तो उसे झूठी और धोखेबाज समझता था, तो क्या उसके बताने पर यकीन करता वो कि वो सच कह रही है? उसे कुछ भी याद नहीं है। अगर वो खुद को खत्म भी कर लेती तो भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। अयांश अपनी नफरत का बदला उसके पापा से लेने लगता और ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में एक पल के लिए ये ख्याल भी आता है कि वो अयांश को बता दे कि वो उससे प्यार करती है, शायद इससे उनके बीच की दूरी कम हो जाए। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं अयांश उसके प्यार को भी झूठ और धोखे का नाम ना दे दे। उसने उसे पूरे दिल से चाहा था और वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार अयांश की नजर में सिर्फ झूठ और फरेब बन के रह जाए। उसका दिमाग इतना सब कुछ एक साथ नहीं झेल सकता था। उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास होने लगा, जिससे वो उठकर अपने कमरे में चली गई और बाथरूम में जाकर उसने शावर ऑन कर लिया। पानी की गिरते बूंद के साथ उसका पूरा शरीर भीग चुका था, लेकिन वो अभी भी वैसे ही खड़ी अयांश की बातों के बारे में सोच रही थी। काफी देर के बाद जब उसे ठंड का एहसास होने लगा, तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकली और गीले कपड़ों के साथ ही कमरे में वापस आ गई। खुद को आईने के सामने रखकर वो देखने लगी। उसके गीले कपड़ों और गीले बालों से पानी टपकते हुए फर्श पर गिर रहा था, जिससे पूरे कमरे में सिर्फ घड़ी चलने और पानी की बूंद गिरने की ही आवाज आ रही थी। अयांश एसी बंद करके भी नहीं गया था, जिससे कमरे का तापमान काफी कम भी था और उसे ठंड भी लगने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथों को सिकोड़ लिया था और फिर एक कपड़े के सेट को निकालकर उसे पहन लिया। जब वो किचन में अपने लिए कुछ बना रही थी, तब भी उसकी नजर उस फर्स्ट एड बॉक्स पर ही थी। उसने अभी तक अपने हाथों पर पट्टी नहीं बांधी थी। खाना बना लेने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने पहले थोड़ा खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई। पिछले 2 महीने से उसकी यही जिंदगी बन गई थी। सुबह के 4 बजे सोने की वजह से उसे नींद भी आ रही थी, जिससे वो अपने बेड के बेडशीट को बदलने और अयांश के सिगरेट के राख को साफ करने के बाद सोने के लिए बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और काफी देर के बाद सुकून भरी गहरी नींद में सो गई। इधर अयांश नैनिका के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से काफी डिप्रेस था। वो किसी भी कीमत पर अपनी कंपनी के शेयर्स उसे नहीं देना चाहता था। हालांकि जब उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, तब उसे इस बात का यकीन था कि वो उसी से शादी करेगा। लेकिन अब उसे ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लगने लगी थी। अगर वो उस रात एकांशी के साथ मीडिया न्यूज में ना फंसा होता, तो उसने एकांशी के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं की होती और ना ही उसे अपनी कंपनी के शेयर्स नैनिका के नाम करने की जरूरत पड़ती। उसके दिमाग में ये बात भी घूम रही थी कि एकांशी ने उसे पिल्स देकर उकसाने की कोशिश की थी। अगर उस रात एकांशी ने वो सब कुछ ना किया होता, तो उसकी इमेज उसकी कंपनी के ऊपर आंच ना आई होती। और यही कारण भी था उसके गुस्से का, जो बीते रात वो एकांशी पर उतार कर आया था। पूरा दिन सोचने के बाद अयांश को स्ट्रेस में देखकर राघव को इन सब से निकलने का एक अच्छा उपाय सूझता है और वो उससे कहता है, अगर आप अपने शेयर्स किसी ऐसे इंसान को दे दें जो आपके कहने पर उन शेयर्स को वापस कर दे समय आने पर, तो नैनिका मैडम हर तरफ से हार जाएगी। राघव की बात में पॉइंट तो था, लेकिन फिर भी अयांश उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे परिवार में कोई ट्रस्ट करने के लायक दिखाई देता है? मायरा और नक्श है, लेकिन तुम नहीं जानते, उनको शेयर देते ही मिसेस सुनीता उसे किसी तरह खुद के नाम करवा लेंगी और अगर नहीं करवाया तो मुझे बेदखल कर देंगी। कहते हुए ही वो अपनी घड़ी में वक्त देखता है। रात के 10 बज रहे होते हैं, जिससे वो एक लंबी सांस भरता है और वापस अपने फाइल्स को पढ़ने लगता है। अयांश को दिन भर के काम से थका हुआ देखकर राघव उससे कहता है, नैनिका मैडम का बाद में सोचेंगे, क्या आप डिनर करेंगे? मैं आपको किसी रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ देर और यही रुकूंगा। अयांश नए प्रोजेक्ट्स के डिटेल को पढ़ते हुए कहता है। उसका स्वभाव इस वक्त सामान्य से कुछ ज्यादा ही शांत था, जिसे देखकर राघव अपने कंधे को उचकाते हुए कहता है, ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। जब आप फ्री हो जाना तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ड्रॉप करने के लिए आ जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं, तुम अपनी कार से घर चले जाओ, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। अयांश अभी भी फाइल्स में ही देखते हुए कहता है। राघव के जाने के आधे घंटे के बाद अयांश भी अपनी जगह से उठता है और अपनी पॉकेट से अपने माँ पापा का फोटो निकालने लगता है। फोटो निकालते हुए ही उसकी उंगलियों से एकांशी की वही ब्रेसलेट उलझ जाता है जो उसने शादी के दूसरे दिन स्टडी रूम से टूटा हुआ उठाया था। फोटो निकालते ही वो ब्रेसलेट नीचे फर्श पर गिर जाता है, जिससे अयांश झुककर उसे उठा लेता है। उस ब्रेसलेट को देखते हुए वो कहीं खोसा गया था। उसे खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी देर से खड़ा बस उसी ब्रेसलेट को देखे जा रहा था। उसके लिए वक्त बिल्कुल थम सा गया था। 11 साल की उम्र से वो अकेला ही रहते आया था। उसका स्कूल, उसका कॉलेज, यहाँ तक की बीमारी में भी उसने अकेलेपन को ही झेला था। उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। जब भी उसे किसी सहारे की जरूरत पड़ती, वो अपने माँ पापा की तस्वीर देख लेता था। और आज जब उसकी शादी हो चुकी है, तब भी उसकी जिंदगी में अकेलापन ही है। अगर फोन की रिंग नहीं बजी होती, तो ना जाने वो कब तक वैसे ही खड़ा उस ब्रेसलेट को देखता रहता। लेकिन फोन के रिंग होने पर वो अपने ख्यालों से बाहर आ चुका था। इस बार उसने उस ब्रेसलेट को अपने पॉकेट में नहीं रखा, बल्कि उसे अपने केबिन के टेबल में रख दिया। फोन की स्क्रीन पर राघव का नाम दिख रहा था, जिससे वो कॉल रिसीव कर लेता है। उसका दिल एक बार फिर निराशा से भर चुका था। वो बिना कुछ बोले अपने कान से फोन को लगाए खड़ा रहा, जब तक कि राघव ने कहना शुरू नहीं कर दिया, सर क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊं खाने को? आपने सुबह से ही कुछ नहीं खाया है। अयांश के कुछ भी ना कहने पर राघव बोलता है। अयांश बिना कोई जवाब दिए फोन को कट कर देता है और चलते हुए ऑफिस से निकल जाता है। कार में बैठकर उसने कार को स्टार्ट किया और यूटर्न मारते हुए उसने कार को जुहू के मेंशन की ओर मोड़ लिया। वो तेजी से कार को आगे की तरफ भगा रहा था। जुहू के मेंशन पहुंचकर उसने रोज की तरह ही चाबी से दरवाजे को खोलने के लिए अपनी चाबी निकाल ली, लेकिन फिर उसके हाथ दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रुक गए। वो कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा, फिर अपने चाबी को उसने अपने पॉकेट में रखकर दरवाजे की बेल बजा दी। वो जानता था कि कल रात एकांशी काफी देर से सोई थी, जिसकी वजह से आज वो जल्दी सो गई होगी, लेकिन वो फिर भी यही चाहता था कि उसके लिए दरवाजा एकांशी ही खोले। दिन में सो लेने की वजह से एकांशी जाग रही थी। वो किचन में अपने लिए कुछ बना रही थी और अचानक बेल की आवाज से उसके हाथ से करची नीचे गिर गई, जिसे उठाकर उसने स्लेव्स पर रख दिया और दरवाजे की ओर बढ़कर पहले पूछा कौन है, क्योंकि अयांश कभी भी बेल बजाकर नहीं आता था और रात भी काफी हो गई थी। घर से दरवाजा खोलना इस वक्त सही नहीं होता, जिससे उसने पूछकर ही दरवाजा खोलना सही समझा। उसके पूछने पर ना जाने क्यों लेकिन अयांश को अपनी इस बेवकूफी पर हंसी आ गई और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उसे। इधर एकांशी ने फिर से वही सवाल दोहरा दिया, जिससे अयांश ने अपने गले को साफ करते हुए हिचकिचाते हुए कहा, ओपन द डोर। अयांश की आवाज सुनकर एकांशी का पूरा शरीर सहसा गया। कल रात की घटना के बाद वो अब उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो उसके सामने जाने के ख्याल से घबरा गई थी और अब वो दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ा रही थी। उसने अपने आंखें बंद की और दरवाजे को खोलने से पहले कई गहरी सांसें भरी।
दरवाजे को खोलने पर उसे एंट्रेंस पर अयांश बिल्कुल सीधा खड़ा दिखाई दिया। उसने अपने हाथों को पॉकेट में डाल रखा था। सुबह बालों को हाथों से सेट करने की वजह से उसके बाल अभी तक बिखर कर उसके माथे पर आ गए थे। वो एक तक उसे ही देखते हुए अपनी लंबी पलकें झपका रहा था, लेकिन एकांशी के पैर अब कांपने लगे थे। वो खुद को किसी ऐसी जगह छुपा लेना चाहती थी जहां उसका सामना अयांश से ना हो। अयांश एकांशी के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे उसका चेहरा पीला नजर आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसकी नजर एकांशी के जख्मी हाथ पर पड़ी जो अभी भी खुला हुआ था। उसने उस पर ना तो कोई दावा लगाई थी और ना ही कोई पट्टी ही बांधी थी। पूरे हाल में नजर घुमाने पर उसे वो फर्स्ट एड बॉक्स वही दिखाई दिया जहां उसने उसे रखा था। उस बॉक्स अयांश को अभी भी उसी जगह खड़े होकर पूरे घर को घूरता देख एकांशी थोड़ी घबराती तो जरूर है, लेकिन जल्द ही वो बिना एक शब्द भी बोले वहां से मुड़कर किचन की ओर बढ़ जाती है। एकांशी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अयांश आज घर लौट आएगा। पिछली बार जब उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था तो वो काफी लंबे समय के लिए उससे दूर हो गया था। फिर आज अयांश का लौट आना उसे अचरज में डाल रहा था। काफी कुछ सोचते हुए वो अपने लिए खाना बनाना फिर शुरू कर देती है। इधर अयांश ने सुबह कुछ हल्का नाश्ता किया होता है जिससे उसे भूख लगी थी। उस पर से एकांशी के बनाए खाने से खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, जिससे उसे अपने पेट में और तेज भूख का एहसास हो रहा था। माँ पापा के गुजर जाने के बाद अयांश ने कुछ खाने की डिशेज को बनाना सीखा तो था, लेकिन वो ठीक से नहीं बना पाता था। खाने की खुशबू अयांश को उसकी माँ के हाथ का बनाए खाने की याद दिला रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी वो किचन की ओर बढ़ गया। किचन के एंट्रेंस पर पहुंचते ही अयांश की सबसे पहली नजर एकांशी पर पड़ती है। वो बार बार अपने बालों को पीछे कर रही थी, लेकिन उसके बाल हर बार ही उसके चेहरे पर गिरकर उसे खाना बनाने में परेशान कर देते थे। कई बार बालों को पीछे करने के बाद जब वो परेशान हो गई तो उसने अपने सारे बालों को एक हाथ से पकड़ लिए और जख्मी हाथ से खाना बनाने लगी। उसे देखकर अयांश को ऐसा लगा जैसे उसे अपने हाथ के घाव से कुछ दर्द ही नहीं हो रहा। वो सब कुछ बिल्कुल शांति से कर रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति के भाव थे। सुबह से कम उदास लग रही थी, लेकिन अभी भी उसने कुछ भी नहीं बोला था। हर बार जब भी अयांश ने उसकी आवाज सुनी थी तब वो गुस्से में ही था। कभी भी उसने उसकी आवाज सुनने या उससे सामान्य रूप से बात करने की कोशिश नहीं की थी। ये बात और थी कि दोनों की शादी के 2 महीने से ज्यादा हो गए थे और आज तक दोनों ने एक बार भी साथ बैठकर खाना या खुद के बीच पनप रही दूरियों को कम करने के लिए पहल नहीं की थी। इधर एकांशी को इस बात का एहसास हो रहा था कि अयांश उसे ही देख रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस ओर एक नजर देख के उससे पूछ ले कि क्या उसे कुछ चाहिए। कुछ ही मिनट बाद उसका खाना बनाना भी खत्म हो जाता है। उसने ज्यादा खाना नहीं बनाया था, सिर्फ एक प्लेट मिक्स राइस ही बनाया था। अयांश की नजरों को खुद पर महसूस करते हुए वो ये भी सोच रही थी कि आज तक जब अयांश ने उससे प्यार के 2 बोल नहीं बोले थे, जब भी उसे छूता ऐसे देखता जैसे वो कोई गंदी सी चीज हो, तो क्या वो उसके बनाए खाने को खा लेगा। सोचते हुए ही उसने एक और प्लेट लिया और अपने प्लेट से आधा राइस निकालकर उस दूसरे प्लेट में रख दिया। खाने को 2 हिस्सों में बांटने के बाद उसने दोनों प्लेटों को उठाया और बिना अयांश की ओर देखे एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगी। अयांश भी बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ चला। एकांशी किचन से निकलकर एक प्लेट को डाइनिंग टेबल पर और दूसरे को अपने हाथों में लिए हुए सोफे पर बैठ जाती है। वो चुपचाप से एक एक चम्मच कर अपने खाने को खत्म करने लगती है। अपनी तिरछी नजरों से वो बार बार सीढ़ियों की ओर भी देख रही होती है। उसने एक प्लेट में अयांश के लिए खाना रखा होता है और ये सब कुछ अयांश ने देखा भी होता है। अगर वो नीचे नहीं आता और उस खाने को नहीं खाता तो जाहिरी तौर पर उसे बुरा लगना ही था। कम खाना होने की वजह से उसका खाना जल्द ही खत्म हो जाता है और अब तक अयांश के ना आने से दिल उदास भी हो गया होता है, जिससे वो वहां से उठकर वापस किचन में चली जाती है। अपने प्लेट और बाकी झूठे बर्तन को साफ करने के बाद जब वो किचन से निकलती है तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसके द्वारा बनाए हुए खाने को खाते अयांश पर पड़ती है। उसे देखकर एकांशी को एहसास होता है कि वो काफी भूखा है, क्योंकि अयांश खाने को काफी तेजी से खा रहा होता है। उसे खाता देख एकांशी के अब तक उदासी से लटके हुए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो कुछ पल अयांश को देखते रखने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। पहले तो अयांश ने खाने को ना खाने के बारे में ही सोचा, लेकिन खाने की खुशबू उसे इतनी लुभा रही थी कि उसे रहा नहीं गया और वो खाने के टेबल पर बैठ गया। एक बार जब उसका खाना खत्म हो गया तो वो भी कमरे की ओर ही बढ़ गया। इधर कमरे में आने के बाद एकांशी ने अलमारी से कपड़े निकालने के बाद बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वॉश बेसिन के पास पहुंचकर उसने अपने जख्मी हाथ को अच्छे से साफ किया और फिर बाथरूम का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए तो उसकी सांसें थम गई और उसके हाथ उस दरवाजे पर ही कसने लगे। कल रात की घटना उसके आंखों के आगे एक एक कर आने लगी। इन बुरी यादों को याद कर उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसे कदमों की आहट से ये तो यकीन हो गया था कि अयांश कमरे में आ चुका था, लेकिन फिर भी वो दरवाजे से झांक कर ये कंफर्म कर लेना चाहती थी कि ये सच में अयांश ही है या सिर्फ उसका वहम। जब उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो सामने अयांश खड़ा अपने फोन में कुछ देख रहा था। अयांश को सामने देखकर उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि क्या अयांश आज रात फिर उसे टॉर्चर करेगा, उसे फिर से कमरे से निकाल देगा, क्या वो फिर से उसके साथ कल रात की तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। सामने खड़े अयांश को जैसे ही ये फील हुआ कि दरवाजे से एकांशी उसे देख रही है तो उसने अपना चेहरा हल्का सा बाथरूम की ओर घुमा दिया तो देखा सामने एकांशी खड़ी थी। ना जाने क्यों उसकी नजर एकांशी पर बंद गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। अयांश को अपनी तरफ देखता हुआ देख एकांशी पूरी तरह से कांपने लगी। अगले ही पल बिना किसी देरी के उसने अपना सिर नीचे किया और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर दिया। शावर लेने के बाद उसने जल्दी से अपने नाइट सूट को पहना और धीरे से दरवाजे को खोलकर कमरे में एक तरफ बढ़ गई। अयांश अब तक बेड पर तकिए को लगाए बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था, लेकिन एकांशी का कमरे में आना उसने नोटिस कर ही लिया था। फिर भी उसने उसकी तरफ ना देखना ही बेहतर समझा। इधर एकांशी के मन में बहुत सारी बातें थी जो कि वो अयांश से क्लियर करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने अयांश से कोई भी बात की तो वो उसे सीधी तरह से इग्नोर करने वाला था। लेकिन ना जाने उसके मन में क्या आया कि वो रुकी और उसने मुड़कर धीरे से कहा, क्या उतने खाने से आपका पेट भर गया। एकांशी की आवाज इतनी धीमी थी कि कोई उसे सुन भी ना पाता जब तक कि किसी का ध्यान इस पर ना होता, लेकिन इस वक्त अयांश ने उसकी बात सुन ली थी। फिर भी उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो एकाग्रता से अपने लैपटॉप में ही देख रहा था। कोई जवाब ना पाकर एकांशी अपने बाकी सवालों को अयांश के सामने ना ला पाई। उसने एक साधारण सा ही सवाल तो किया था, अगर अयांश उसका जवाब दे देता तो वो उससे पूछती कि आखिर किस वजह से वो इतनी शिद्दत से नफरत करता है उससे, क्यों वो उसे एक बदचलन लड़की समझ रहा है, शादी के 2 महीने बाद भी क्यों दोनों अजनबी जैसे जी रहे हैं। इतना सोचते हुए वो चुपचाप वही खड़ी उसे देख रही थी। हालांकि अयांश का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप में था, फिर भी वो एकांशी की नजरों को खुद पर महसूस कर पा रहा था। एकांशी कुछ देर तक वैसे ही खड़ी जवाब का इंतजार करते हुए एक गहरी सांस लेती है और अगले ही पल कमरे में लगी ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है। ड्रेसिंग टेबल के मिरर में बीच रखा हुआ बेड आराम से दिखाई देता था। ड्रेसिंग टेबल पर बैठे हुए वो अयांश को आसानी से देख पा रही थी, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नजरें ये सोचकर नीचे कर ली कि अगर अयांश ने मिरर में देख लिया तो दोनों की नजरें मिल जाएंगी और वो फिर